नमस्कार दोस्तों। प्रकृति जब अपने रौद्र रूप में आती है तो इंसानों के बनाए बड़े बड़े ढांचे, सड़कें, विशाल इमारतें और जिंदगी भर के संजोए सपने कैसे महज कुछ ही पलों में तबाही के मलबे में तब्दील हो जाते हैं। इसका एक ऐसा खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर हाल ही में नेपाल में देखने को मिला है। उत्तरी सीमा क्षेत्र रसुआ, भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के तटीय इलाकों में आई अचानक तबाही और प्रलयकारी बाढ़ ने पूरे देश को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। पल भर में हंसते खेलते कई गांव पूरी तरह सोत्तर हो गए। सैकड़ों परिवारों की जिंदगी भर की खुशियां पानी के उस भीषण और काले बहाव में हमेशा हमेशा के लिए बह गईं। आखिर नेपाल की उत्तरी सीमा पर उस शांत दिखने वाली नदी में अचानक ऐसा क्या तूफान उठा? कैसे एक सीधी सादी बहती नदी एकाएक काल का रूप धारण कर गई? और इस वक्त वहां प्रभावित इलाकों में ज़मीनी हकीकत क्या है? आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में हम इस विनाशकारी प्राकृतिक आपदा की पूरी दर्दनाक कहानी, इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण, हुए भीषण नुकसान और रात दिन चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा अपडेट एक एक करके विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस संकट की घड़ी में प्रभावित लोगों के लिए दुआओं में हाथ उठाएं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि घटना वाले दिन वहां का माहौल कैसा था। शुरुआत में सब कुछ आम दिनों की तरह ही बिल्कुल शांत और सामान्य चल रहा था। नदी किनारे बसे ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या और काम धंधों में व्यस्त थे। स्थानीय व्यापारी नेपाल चीन सीमा के रसुआ गढ़ी नाके पर अपने व्यापारिक कामों में लगे थे, तो वहीं दूसरी ओर पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले सैकड़ों श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक दोपहर के वक्त ऊपरी हिमालयी इलाकों से एक बेहद भयानक और गड़गड़ाहट भरी आवाज गूंजी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या संभल पाता, देखते ही देखते नदी का पानी अपनी सामान्य सीमा से कई गुना ज्यादा ऊपर उठ गया। विशाल पत्थरों, भारी लेदों, कीचड़ और बड़े बड़े पेड़ों के तनों से भरे इस तूफानी पानी का रंग पूरी तरह कालो और डरावना हो चुका था। पानी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि तटीय इलाकों में रसोमा चीख-पुकार आएको मच गई। भीषण बाढीले अपनी जान आँखै बचाने के लिए अगाडि लोग बदहवास साथीहरूलाई होकर ऊंचे बगायो। पहाड़ों और सुरक्षित ठिकानों की 70वटा तरफ भागने लगे। घरको नाम लेकिन रफ्तार इतनी निशान तेज थी कि मेटियो। लोगों की आंखों के रसुवा, सामने देखते ही नुवाकोट र देखते धादिङ बड़े-बड़े अहिले पक्के मकान, आँसुमा खड़ी डुबेको गाड़ियां, छ। बाजार और मजबूत लोहे के बेत्रावतीमा पुल ऐसे कार्यरत उखड़कर बह प्रहरी गए जैसे सहायक ताश के पत्तों हवलदार का कोई खिलौना सन्तोष हो। रिजाल अब यहाँ ये भन्नुहुन्छ, सवाल उठना बेहद हामी लाजमी है कि आखिर अरूलाई इतनी भयंकर बचाउन और माइकिङ अप्रत्याशित बाढ़ का गर्दै असली थियौं। कारण क्या था? असै साप शुरुआती राम जांच, वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों के विस्तृत विश्लेषण के मुताबिक ये भीषण तबाही सिर्फ नेपाल में हुई सामान्य बारिश का नतीजा नहीं थी। असल में नेपाल चीन सीमा पार चिनिया भूभाग के बेहद ऊंचे और दुर्गम हिमालयी इलाकों में अचानक एक बहुत विशाल हिमस्खलन और चट्टान खिसकने की घटना हुई। इस विशाल पहिरों ने माथी बहने वाली लेंडे खोला नदी के प्राकृतिक बहाव को पूरी तरह से रोक दिया और वहां एक अस्थायी लेकिन बहुत बड़ा जलाशय बन गया। समय के साथ जब उस प्राकृतिक बांध के पीछे काजी पानी, पौडेलको बर्फ और भारी कमान्डमा मलबे का दबाव अपनी चरम सीमा सुरक्षाको पर पहुंच लागि गया, कराउँदा तो वो बांध कराउँदै अचानक एक ही 81 झटके में फट गया। मृत्युको बाढी इसे आयो। वैज्ञानिक भाषा में कोही फ्लैश फ्लड खाँदै या थिए, ग्लेशियर लेक कोही आउटबर्स्ट यानी सुत्दै हिमताल थिए, फटना कहा सबैलाई जाता है। बगायो। इस बांध म के अचानक टूटने बाइकमै से थिएँ, भोटेकोशी बाइक नदी में छाडेर पानी और लेदों 10 का एक ऐसा सेकेन्डभित्र अकल्पनीय सैलाब जङ्गलतिर आया जिसने अपने नभागेको रास्ते भए में आने वाली म हर पनि मानवीय और बग्ने प्राकृतिक थिएँ। संरचना को नामो मेरा निशान मिटाते हुए कमान्डर तहस नहस कर असै दिया। साप अहिले इस कहाँ भयंकर हुनुहुन्छ प्राकृतिक आपदा में थाहा हुआ छैन। जानमाल का नुकसान म इतना विशाल और जङ्गलमा दर्दनाक लुकेर है कि ज्यान त सुनकर ही जोगा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आधिकारिक और स्थानीय स्तर पर प्राप्त ताजा अपडेट्स के मुताबिक इस विनाशकारी बाढ़ में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की जान जाने की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। लापता होने वालों में सिर्फ स्थानीय ग्रामीण और व्यापारी ही शामिल नहीं है, बल्कि वहां ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी और पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले कई नेपाली व विदेशी श्रद्धालु भी इस तबाही का शिकार बने हैं। बहुत से लोग तो उस वक्त सड़क पर गाड़ियों में सफर कर रहे थे जब ऊपर से आया मलबे का पहाड़ और नदी का सैलाब पूरी गाड़ियों को अपने साथ बहाकर ले गया। अपने अपनों को खो चुके परिजनों का नदी किनारे बैठकर बिलखना और रोना किसी भी इंसान का दिल चीर कर रख देता है। मानवीय क्षति के साथ साथ इस आपदा ने नेपाल के आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे को एक कभी न भूलने वाला गहरा जख्म दिया है। नेपाल और चीन को आपस में जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय और सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग रसुआ गढ़ी नाका तथा वहां बना मितेरी पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे दोनों देशों के बीच का अरबों का व्यापार पूरी तरह ठप पड़ा है। राजधानी काठमांडू को रसुआ से जोड़ने वाला मुख्य पासांग लहामू राजमार्ग जगह जगह से पूरी तरह पखालकर गायब हो चुका है।
कई किलोमीटर लंबी सड़कें अब नदी के पेट में समा चुकी हैं। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के ऊपर बने दर्जनों पक्के मोटर योग्य पुल और झोलुंगे पुल बह चुके हैं, जिससे दर्जनों गांवों का आपस में संपर्क पूरी तरह कट गया है। इसके अलावा इस नदी बेसिन में निर्माणाधीन और संचालित कई बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में पानी और लेदो पचने से अरबों रुपए की मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया है। टिमुरे, सैफ्रूबैसी, मैलुंग और बेत्रावती जैसे गुलजार रहने वाले पहाड़ी बाजार आज सिर्फ पत्थरों और मलबे का बंजर मैदान नजर आ रहे हैं। जैसे ही इस भयानक घटना की खबर फैली, नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं और व्यापक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल और नेपाल प्रहरी के जांबाज जवान अपनी जान की परवाह किए बिना इस दुर्गम परिस्थिति में रात दिन बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं। चूंकि सड़कें और पुल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, इसलिए दूरदराज के इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने, घायलों को अस्पताल पहुंचाने और पीड़ितों तक आपातकालीन खाद्य सामग्री व दवाइयां पहुंचाने के लिए नेपाली सेना के हेलीकॉप्टरों का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि लगातार हो रही बारिश, छाए घने बादलों और पहाड़ों से गिरते पत्थरों के कारण रेस्क्यू टीमों को हर कदम पर मौत से जूझना पड़ रहा है। फिर भी हमारे जवान पूरी शिद्दत के साथ एक एक जिंदगी को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वैज्ञानिकों का साफ तौर पर मानना है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले दिनों में हिमालयी क्षेत्रों में इस तरह की आपदाओं का खतरा कई गुना बढ़ने वाला है। बढ़ते तापमान की वजह से हमारे विशाल हिमनद बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नई नई अस्थायी झीलें बन रही हैं और उनके फटने का जोखिम लगातार बना हुआ है। नेपाल में हुई ये हालिया दुखद घटना हम सभी के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। पहाड़ों, नदियों और संवेदनशील प्राकृतिक क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करते समय अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी पूर्व सूचना प्रणाली को स्थापित करना, नदी के तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित रखना और पर्यावरणीय संतुलन का कड़ाई से पालन करना कितना अनिवार्य है, यह बात इस जल प्रलय ने एक बार फिर साबित कर दी है। दोस्तों, कुदरत के इस बेहद खौफनाक और भयानक रूप के आगे इंसान चाहे कितना भी असहाय नजर आए, लेकिन हमारी आपसी एकजुटता, भाईचारा और इंसानियत ही वो सबसे बड़ी ताकत है जो हमें इस कठिन और काले दौर से बाहर निकाल सकती है। हम इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी मृतात्माओं के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने की शक्ति दें। साथ ही जितने भी लोग लापता हैं, उनके शीघ्र और सुरक्षित सकुशल मिलने की ईश्वर से कामना करते हैं। दुख की इस घड़ी में हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने अपने स्तर पर पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आएं। यदि आप भी इस संकट के समय में नेपाल के प्रभावित लोगों की किसी भी रूप में मदद करना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा जारी आधिकारिक राहत कोष या प्रामाणिक सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से अपना बहुमूल्य योगदान अवश्य दें। इस पूरी त्रासदी, बाढ़ के कारणों और बचाव के उपायों पर आपकी क्या राय है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि प्रभावित लोगों की आवाज़ और ये महत्वपूर्ण जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।